नमो नमः विद्यार्थियों, एवीएन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं संस्कृत के एक रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है अपना प्रत्यय प्रकरणम। प्रत्यय प्रकरणम सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रत्यय कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके भेद क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा कि प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। प्रत्यय की परिभाषा होती है वे शब्द या शब्दांश, कोई शब्द भी हो सकता है या फिर कोई शब्दांश भी हो सकता है। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के, ये शब्द के साथ भी जुड़ सकते हैं या किसी धातु के साथ भी जुड़ सकते हैं। किसी शब्द या धातु के पश्चात यानी बाद में, धातु के पश्चात यानी बाद में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन या कोई चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी ये हमारी परिभाषा हो गई। प्रत्यय का उदाहरण है जैसे गम धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे, गम धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे। गम धातु का अर्थ होता है जाना। अब तुमुन जो प्रत्यय होता है इसका केलिय अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, केलिय अर्थ में। अब जब हम गम धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा गंतुम, और इसका अर्थ हो जाएगा जाने के लिए। यानी प्रत्यय जोड़ने पे शब्द या धातु का अर्थ है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा उस शब्द में, उस धातु में, और उसके अर्थ में चमत्कार या विशेषता उत्पन्न हो जाएगी। ये एक प्रत्यय की परिभाषा है, या ये कह सकते हो यही प्रत्यय की एक खासियत होती है। लेकिन इनका एक चीज और ध्यान रखने योग्य है कि इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। यानी इन प्रत्ययों का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। अगर मैं यूं कहूं कि ये जो तुमुन प्रत्यय है, अगर इस तुमुन प्रत्यय का कहीं पर हम प्रयोग करेंगे तो इसका अपना खुद का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं है, जब तक कि हम इसे किसी धातु या शब्द के साथ प्रयुक्त नहीं करेंगे। कोई भी प्रत्यय हो, अगर वो कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय या प्रत्यय के किसी भी भेद में से हो, अगर हम उसे धातु के साथ प्रयुक्त करेंगे तो ही उसका कोई अर्थ या मीन्स होता है। लेकिन जब उसे स्वतंत्र रूप से कहीं पर लिख दिया जाता है तो उस प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। यानी ये प्रत्यय क्या होता है, एक तरीके से निरर्थक ही होता है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए हम हमेशा प्रत्यय को क्या करते हैं, किसी धातु या शब्द के साथ में प्रयुक्त करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अपना। अब हम बात करते हैं प्रत्यय की भेद की, कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। मुख्य रूप से संस्कृत में प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, और तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमेशा किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, धातुओं के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय हमेशा क्या होते हैं, शब्दों के साथ। अब शब्दों में कौन से हो सकते हैं, संज्ञा शब्द भी हो सकते हैं, सर्वनाम शब्द भी हो सकते हैं, विशेषण भी हो सकते हैं। इन सब के साथ जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अब हम बात करते हैं स्त्री प्रत्यय की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय क्या काम आते हैं, अगर कोई पुल्लिंग का शब्द होता है उस पुल्लिंग के शब्द को स्त्रीलिंग में चेंज करने के काम आते हैं। यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम ये बात करें तुमुन प्रत्यय की, ऊपर जैसे हमने लिखा था ये गम धातु है। अब इस धातु के साथ जो प्रत्यय जुड़ेगा उसे हम कृत प्रत्यय कहेंगे, जैसे ये तुमुन प्रत्यय है। अब उसी प्रकार तद्धित प्रत्यय, जैसे ये एक धन एक शब्द है, अब इस धन शब्द के साथ अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है, जैसे ये मतु प्रत्यय है, अगर धन शब्द के साथ मतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो शब्द बनेगा धनवान। अब यहाँ पे ये मतु क्या है, तद्धित प्रत्यय है। अब हम बात करें अगर स्त्री प्रत्यय की, जैसे शब्द है बाल, बाल का मतलब यहाँ पे बच्चे से है। अगर बाल शब्द है ये पुल्लिंग का है, अगर हमें इसे स्त्रीलिंग बनाना है, जैसे अगर इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसका स्त्रीलिंग बनेगा बाला। तो बाल से बाला बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग किया है वो स्त्री प्रत्यय है। जैसे यहाँ पे टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, बाल शब्द में टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो बाला शब्द बनता है। बाला स्त्रीलिंग का है और बाल शब्द पुल्लिंग का है। इस प्रकार पुल्लिंग से जिसे स्त्रीलिंग बनाने में प्रयुक्त किया जाए वो स्त्री प्रत्यय होता है, और शब्दों के साथ जिनका प्रयोग किया जाए वो तद्धित प्रत्यय होता है, और धातु के पश्चात जिनका प्रयोग किया जाए वो कृत प्रत्यय होता है। अब हम देखते हैं प्रत्यय के कुछ उदाहरण। अब हम बात करते हैं प्रत्यय के भेद की। प्रत्यय का प्रथम भेद होता है त्वेत प्रत्यय। जो त्वेत प्रत्यय है ये कृत प्रत्यय का ही एक भेद होता है। यानी जो कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय 3 प्रत्ययों के भेद होते हैं, उनमें कृत प्रत्यय का ये प्रथम भेद होता है त्वेत प्रत्यय।
अब हम पढ़ते हैं त्वेत प्रत्यय के बारे में। त्वेत प्रत्यय है, इसका सिर्फ त्वे भाग शेष रहता है, यानी जो ये त्वेत है इसमें से जो ये हलंत है इसका लोप हो जाएगा और सिर्फ इसका त्वे शेष रहता है। अब इसका जो अर्थ होता है ये चाहिए या योग्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी जब धातुओं के बाद में त्वेत प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो या तो उसका चाहिए अर्थ होगा या फिर उसका योग्य अर्थ होगा। इन दो अर्थों में त्वेत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब हम जैसे बात करते हैं कि ये किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से ये प्रयुक्त होते हैं। जैसे गम धातु होती है, गम का मतलब होता है जाना। अगर गम धातु के साथ त्वेत प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, जैसे हमें पता है कि त्वेत प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो त्वेत का त्वे भाग शेष रहता है, त्वेत का त्वे भाग शेष रहता है। अब गम धातु में जब त्वेत प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका शब्द बनेगा गंतव्य है। अब इसके बाद में आगे एक शब्द इसका गंतव्य भी बनता है और इसके बाद में इसका एक आगे गंतव्य में बनता है। तीन प्रकार से बनते हैं। अब तीनों क्यों बनते हैं? क्योंकि ये गंतव्य जो शब्द होता है ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, गंतव्य जो शब्द होता है ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है और जो गंतव्यम शब्द होता है ये नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि त्वेत प्रत्यय के जो रूप होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी चलते हैं, स्त्रीलिंग में भी चलते हैं और नपुंसकलिंग में भी चलते हैं। जैसे अगर पुल्लिंग की हम बात करें तो पुल्लिंग में इसके जो रूप है वो राम शब्द के अनुसार चलते हैं। जैसे राम है, रामो, रामा होता है, उसी प्रकार इसके पुल्लिंग में रूपे चलते हैं। अब बात करें स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में इसके जो रूप होते हैं वो बालिका या रमा शब्द के अनुसार चलते हैं। जैसे बालिका, बालिके, बालिका, उस प्रकार से इसके चलते हैं। अब बात करें नपुंसकलिंग की, तो नपुंसकलिंग में इसके जो शब्द रूप है या जो इसके शब्द है वो फल के समान चलते हैं। फलम, फले, फलानी, इस प्रकार से गंतव्यम, गंतव्य, गंतव्यानि इसके रूपे चलते हैं। अब इसका एक नियम होता है, नियम ये होता है कि अगर धातु के साथ ई, उ और री, धातु के साथ ई, उ और री हो तो इनको परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी इनमें गुणादेश कर दिया जाता है। इनमें क्या कर दिया जाता है? गुणादेश, इनको गुण बना दिया जाता है। गुण का तात्पर्य है कि ई का तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, उ का क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा और री का क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। ये गुणादेश कर दिया जाता है धातुओं के अंदर। जैसे उदाहरण से हम इसे समझेंगे कि कैसे होता है। जैसे नी एक धातु है, नी धातु में जब हम त्वेत प्रत्यय जोड़ेंगे तो नी के अंदर जो ये ई मिला हुआ है इस ई को हम क्या करेंगे? गुणादेश करेंगे। तो ई का जब गुणादेश होगा तो इसका क्या बन जाएगा? ए, तो ये बन जाएगा ने और त्वेत प्रत्यय का शेष रहता है त्वे और शब्द बनेगा नेतव्य है। अब हम बात करते हैं जैसे शुरू में, शुरू के अंदर यहाँ पे उ है तो उ का गुणादेश होगा, तो उ का गुणादेश क्या होता है? ओ। अब यहाँ पे क्या बनेगा? श्रो। आगे त्वेत प्रत्यय का शेष क्या बचता है? त्वे। शब्द क्या बनेगा? श्रोतव्य है। अब हम बात करते हैं क्री की। क्री में किसकी मात्रा है? री की। और री की मात्रा हो तो उसे गुणादेश में क्या कर देते हैं? अर कर देते हैं। अब हम इसका अर करेंगे और आगे क्या जोड़ेंगे? त्वेत प्रत्यय जोड़ेंगे। तो शब्द क्या बनेगा हमारे पास? कर्तव्य है। शब्द क्या बन जाएगा? कर्तव्य है। ये तीनों शब्द कौन से लिंग में है? ये तीनों शब्द पुल्लिंग में है। अब इसी प्रकार इनके आगे स्त्रीलिंग बन जाएंगे और आगे इनके क्या बन जाएंगे? नपुंसकलिंग भी बन जाएंगे। यहाँ पे हमने बात की इसके एक नियम की कि अगर धातु के साथ में ई, उ, री हो तो उनको क्या कर दिया जाता है? गुणादेश कर दिया जाता है। ई का क्या कर दिया जाता है? ए। ओ का क्या कर दिया जाता है? ओ। और री का क्या कर दिया जाता है? अर। उदाहरण से हमने इसको और भी अच्छी प्रकार से समझा है। नी से क्या बनेगा? नेतव्य बनेगा। ध्यान रखना है नी से नितव्य नहीं बनेगा। इस ई का क्या हो जाएगा? गुणादेश। इसी प्रकार शुरू में उ का क्या हो जाएगा? गुणादेश। श्रुतव्य नहीं बनेगा, श्रोतव्य बनेगा। और यहाँ पे क्री में री है, इसका भी गुणादेश होकर के कर्तव्य बनेगा, कृतव्य शब्द नहीं बनेगा। हम इसके अब कुछ और उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। अब हम त्वेत प्रत्यय के कुछ अन्य नियम या उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एक होता है इट का आगम होना। त्वेत प्रत्यय के अंदर जैसे एक दूसरा नियम होता है इट का आगम हो जाता है अगर सेठ धातु, तो सेठ धातुएं होती है, उन धातुओं में अगर त्वेत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे इट का आगम हो जाता है। इट का आगम का मतलब होता है वहां पे ई का आगम हो जाता है। आगम का मतलब होता है उनके साथ ई को जोड़ दिया जाता है, यानी उन धातुओं के बीच में ई न होते हुए भी उनके साथ में क्या कर दिया जाता है? ई को जोड़ दिया जाता है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है पत धातु और इसमें त्वेत प्रत्यय जोड़ेंगे। पत एक सेठ धातु होती है। अब यहाँ पे जब इसमें त्वेत प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें इट का आगम हो जाएगा, यानी ई का आगम हो जाएगा। और जब नया शब्द बनाएंगे तो नया शब्द इसमें बनेगा
पतितव्य है, पतितव्य है। यानी ये जो ई है ये इट के आगम से यहाँ पे ई का आगम हो चुका है और न होते हुए भी इस धातु के साथ ई आ जाएगी। जैसे दूसरे उदाहरण से समझते हैं, रक्ष धन त्वेत में से अगर त्वेत प्रत्यय जोड़ेंगे तो रक्ष धातु भी सेठ धातु होती है, तो इसमें भी इट का आगम हो जाएगा और शब्द बनेगा अपने पास रक्षितव्य है। क्या शब्द बनेगा? रक्षितव्य है। अब हम बात करते हैं वंद धातु में। वंद धातु में त्वेत प्रत्यय जोड़ेंगे, ये भी एक सेठ धातु होती है, तो इसमें भी इट का आगम हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा? वंदितव्य, वंदितव्य है, ये शब्द बनेंगे। इनके अंदर ई न होते हुए इट के आगम सूत्र से ई का यहाँ पे आगम हो जाता है। अब हम इसके एक अन्य सूत्र के बारे में बात करते हैं कि अगर धातु के अंत में मैं हो, धातु के अंत में क्या हो? मैं, तो उस मैं को किस में चेंज कर दिया जाता है? न में। अंतिम मैं को चेंज किस में करेंगे? न में। जैसे गम धातु है, इसमें त्वेत प्रत्यय जोड़ेंगे तो गम के अंत में हलंत में है और इसको चेंज किस में कर देंगे? न में। तो इसका क्या शब्द बनेगा? गंतव्य है। शब्द क्या बनेगा? गंतव्य है। इसी प्रकार नम धातु में त्वेत प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो ये अंतिम मैं है इसका न में चेंज कर दिया जाएगा, न में परिवर्तित कर दिया जाएगा और इसका शब्द क्या बनेगा? नंतव्य है। यहाँ तक का क्लियर है? चलो अपना अब ये त्वेत प्रत्यय क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं आगे दूसरे प्रत्यय के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड प्रत्यय की, एनियर प्रत्यय। ये भी एक कृत प्रत्यय का ही पार्ट होता है। कृत प्रत्यय का ये कि भेद होता है। एनियर प्रत्यय, एनियर प्रत्यय का अन्य भाग शेष रहता है। एनियर प्रत्यय का क्या शेष रहता है? अन्य भाग शेष रहता है। ये जो रह होता है हलंत रह, इस रह का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और अन्य शेष बचेगा। इस एनियर प्रत्यय का हमेशा कर्मवाच्य में प्रयोग किया जाता है, यानी धातु के साथ कर्मवाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है। योग्य या चाहिए अर्थ में यह प्रयुक्त होता है, या तो योग्य या चाहिए अर्थ में एनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे एक पट धातु होती है, पट का मतलब होता है वैसे सिंपली पढ़ना। अब इसके अंदर जब एनियर प्रत्यय को जोड़ा जाएगा तो इसका शब्द बनेगा पठनीय। पठनीय का अर्थ क्या हो जाएगा? पढ़ना चाहिए। पठनीय का अर्थ क्या हो जाएगा? पढ़ना चाहिए या पढ़ने के योग्य। पठनीय और पठनीय तीनों बनते हैं, अर्थात एनियर प्रत्यय के विरूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में इसके जो रूप है वो राम शब्द के अनुसार चलते हैं, स्त्रीलिंग में इसके जो रूप है वो रमा शब्द के अनुसार चलते हैं और नपुंसकलिंग में इसके जो रूप होते हैं वो फल शब्द के अनुसार चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ उदाहरण और नियमों की। जैसे पहला नियम होता है कि उपधा में, उपधा का मतलब होता है प्रारंभ में, धातु के प्रारंभ में अगर ई, उ और री हो, अगर धातु के प्रारंभ में क्या हो? ई, उ और री हो, तो इन्हें क्या कर दिया जाएगा? इन्हें भी गुणादेश कर दिया जाएगा। इन्हें क्या कर दिया जाएगा? गुणादेश कर दिया जाएगा। गुणादेश का मतलब होता है गुण कर दिया जाएगा। ई का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओ का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा और री का क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। लेकिन ये शब्द कहाँ होने चाहिए? धातु के उपधा में, धातु के प्रारंभ में होने चाहिए, तो इनमें क्या हो जाएगा? गुणादेश हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण है लिक धातु, और इसमें जब एनियर प्रत्यय जोड़ेंगे, अब लिक धातु में देखेंगे तो इसका उपधा ये है, इसमें प्रारंभ में क्या जुड़ा हुआ है? ई, तो इसका क्या बन जाएगा? ई का क्या बनेगा? ए, और नया शब्द क्या बन जाएगा? लेखनीय है। यानी इस ई को गुणादेश कर दिया जाएगा और शब्द बन जाएगा लेखनीय। दूसरे उदाहरण की हम बात करते हैं। जैसे मुच धातु है, मुच धातु में उपधा में प्रारंभ में किसकी मात्रा है? ऊ की, तो ऊ को गुणादेश होकर क्या बन जाता है? ओ। अब एनियर प्रत्यय में जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? वचनीय है। आया समझ में ये? ओके, अब बात करते हैं अंतिम उदाहरण की। जैसे दृश्य धातु है और इसमें एनियर प्रत्यय जोड़ेंगे। यहाँ पे दृश्य में किसकी मात्रा है? री की, उपधा में री है, तो इसका क्या कर देंगे? अर कर देंगे। अब अगर इसका अर बनाएंगे तो शब्द क्या बनेगा हमारे पास? दर्शनीय है। शब्द क्या बनेगा? दर्शनीय। ये सारे शब्द कौन से लिंग में है? ये सारे पुल्लिंग में। अब इनके स्त्रीलिंग भी और नपुंसकलिंग भी बनते हैं, वो कैसे बनेंगे? जैसे पठनीय बना, लेखनीय, मोचनीय, दर्शनीय, इस प्रकार से। और नपुंसकलिंग में जैसे पठनीय बना है वैसे लेखनीय, मोचनीय और दर्शनीय इसके रूप आगे बनते हैं। अब हम इसके कुछ और उदाहरणों की बातें करते हैं। अब इसका सेकंड नियम होता है कि अगर कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जैसे उनके साथ जब एनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है
तो जैसे उसका एनीय भाग शेष रहता है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता। जैसे पहले के अंदर क्या था कि अगर उपधा में अगर हमारे पास ई उ री हो तो उनका ए ओ अर बना दिया जाता है, यानी गुणादेश कर दिया जाता है। लेकिन द्वितीय नियम में क्या होता है, धातुओं के साथ सीधा एनियर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, वहां पे उसके साथ कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे अगर पा धातु की बात करें, पा धातु में एनियर प्रत्यय जोड़ेंगे, पा का मतलब पीने से होता है, पा धातु में एनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, पानीय। यहाँ पे पा धातु में कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया, एनियर प्रत्यय का क्या भाग शेष रहा, एनीय, और पुल्लिंग में इसका शब्द क्या बन गया, पानीय। अब हम बात करते हैं ज्ञा धातु की। ज्ञा से धातु में एनियर प्रत्यय करेंगे तो ज्ञा से क्या बनेगा, ज्ञानीय। यहाँ पर भी ज्ञा धातु में कोई परिवर्तन या चेंजेज नहीं किया गया, एज इट ज्ञा धातु में एनियर प्रत्यय जोड़ दिया गया है और एनियर का अन्य भाग शेष रहेगा और शब्द बन जाएगा ज्ञानीय, ज्ञान के योग्य। वच धातु, वच का मतलब उक्त से है, बोलने से है, इसमें एनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो वच से क्या बनेगा, वचनीय। यहाँ पर भी वच धातु में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब बात करते हैं नम धातु की। नम धातु में जब एनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो नम से क्या बनेगा, नमनीय। यहाँ पर भी नम धातु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं तेज धातु की। तेज धातु में जब एनियर प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो तेज से बनता है तेजनीय। तेज का मतलब होता है त्यागने से होता है। अब बात करते हैं दंड धातु की। दंड धातु में भी जब एनियर प्रत्यय जोड़ा जाता है तो दंडनीय शब्द बनता है। यहाँ पर भी दंड धातु में कोई चेंजेस या परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार इस नियम के अनुसार कि कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनमें जब एनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो वहां धातु के साथ कोई चेंजेस या परिवर्तन नहीं होता है और धातु में एनियर प्रत्यय जोड़ करके उसका एनीय भाग जो शेष बचता है वो धातु के अंत में जोड़ दिया जाता है। ये सारे पुल्लिंग में इनके शब्द बने हुए हैं, वैसे इनके स्त्रीलिंग भी बन सकते हैं और इनके नपुंसकलिंग भी बन सकते हैं। जैसे पानीय का पानिया, ज्ञानिया, वचनिया, नमनिया, तेजनिया और दंडनिया, ये इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। और नपुंसकलिंग में पानीयम, ज्ञानियम, वचनियम, नमनियम, तेजनियम और दंडनियम इसका नपुंसकलिंग में बन जाएगा। यहाँ पे अपना ये एनियर प्रत्यय है ये खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।